अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक है। और आज तो सर्दी भी बहुत है। अल्लाह, घर से मैं निकली हूँ ना जब, तो पता चल गया है कि जनाब सर्दियाँ आना हमारी जान नहीं छोड़ने वाली है। तो उसके मुताबिक हमने ना अपनी डेली की रूटीन का ख्याल रखना होता है। और वैसे भी आजकल के जो तर्ज़ ज़िंदगी है हमारी लोगों की, ज़्यादातर घर के अंदर गुजार रहे होते हैं हम, वो चाहे काम के सिलसिले में हो या फिर तफरी के सिलसिले में। लेकिन मुसलसल घर में रहने के जो असरात है ना, वो जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर बहुत गहरे असर डालते हैं। अब एक रिसर्च है, उसके मुताबिक घर में वक्त गुजारना आरामदेह तो लगता है हमें, लेकिन ज़हनी सेहत के लिए ये ख़तरा बन सकता है। जब हम मुसलसल अपने महदूद माहौल में रहते हैं तो हमारा दिमाग जो है ना, उसकी सरगर्मियाँ सुस्त पड़ जाती हैं। हमारे ख़यालात बार बार एक ही मसले पर घूमने लगते हैं और हम माजी के अफसोस या मुस्तकबिल की फ़िक्रें अपने ऊपर भारी करना शुरू कर देते हैं। अब नफ्सियात में इसे ज़हनी अफरा तफरी कहते हैं, यानी दिमाग का एक ही हल्के में फंस जाना, जिससे ज़हनी थकन का महसूस होना और बेचैनी पैदा होना। अब ये थकन आम जिस्मानी थकन की तरह ज़ाहिर तो नहीं होती है। इंसान बाहर से बहुत ही एक्टिव होता है, तंदुरुस्त लग रहा होता है, लेकिन अंदर से वो अपनी तवानाई खो रहा होता है। छोटी छोटी सरगर्मियाँ जैसे सुबह उठकर धूप में बैठना, सैर करना या फिर कोई अपना पसंदीदा काम करना, वो भी उसको मुश्किल लगना शुरू हो जाता है। दिन और रात का फ़र्क जो है वो दिन धुंधला सा महसूस होना शुरू हो जाता है कि जनाब हौसला और दिलचस्पी हमारी छूट जाती है और जहन में हर चीज़ भारी लगना शुरू हो जाती है। तो याद रखना ज़रूरी है कि ये जो थकन है ये ज़हनी दबाव की अलामात हैं। ऐसे में हल ये नहीं है कि हम अपने जज्बात को ठीक होने का इंतज़ार करते रहें, बल्कि जिस्मानी हरकत और माहौल में तब्दीली इस वक्त पर ज़रूरी हो जाती है। तो थोड़ा सा अपने रूटीन को चेंज करें, मौसम को इंजॉय करें, बाहर निकलें, देखें धुंध कितनी अच्छी है, मौसम कितना अच्छा है। यही मौसम है, बाद में चला गया तो हम कहेंगे ओहो अब तो सर्दी नहीं आ रही है, सर्दी का दौरानिया इतना कम हो गया है, हमने तो अच्छे तरीके से इंजॉय नहीं किया। कपड़े अच्छे पहने, लेयरिंग अच्छी करें, जो हम आपको अपने गेस्ट के थ्रू बता भी रहे होते हैं कि किस तरह आपने इस सर्दी से बचना है, और इस मौसम को इंजॉय करें। तो ये आज का हमारा पैगाम था। आगे बढ़ते हैं जनाब। आज का दिन आपकी तकदीर के दरवाजे खोलने वाला है, आपकी शख्सियत को चमका सकता है। किसी को आज नौकरी मिल सकती है तो किसी को पैसा भी मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए आज का दिन बड़ा ही खुशियों भरा हो सकता है और वहीं कुछ लोगों के लिए थोड़ा एहतियात करने की भी ज़रूरत हो सकती है आज के दिन। याद रखें कि छोटे कदम बड़ी तब्दीली लेकर आते हैं, चाहे कामयाबी हो या फिर नया मौका आए। सितारे बता रहे होते हैं कि कौन सा रास्ता आपके लिए बेहतरीन है। अपने बुर्ज की रोशनी पर नज़र रखें और इस दिन को बनाएं यादगार। तो फिर तैयार हो जाए, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं आपके दिन के हवाले से आपकी शख्सियत से मुतल्लिक कैसा रहने वाला है। तो अभी फ़ोन उठाएं और हमें कॉल मिलाएं, हम आपको बताएंगे आपकी किस्मत का हाल। मतलब मैं नहीं बताऊंगी, हमारे साथ जो गेस्ट है ना वो आपको बताएंगे। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने दिन का अहवाल जान सकते हैं। तो हमारे साथ दाऊद साहब मौजूद हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, पामिस्ट हैं, उनसे बात आपकी करवाते हैं। दाऊद साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपका शुक्रिया। माशाल्लाह आज का दिन आपको बड़े ज़बरदस्त तरीके से आगाज़ किया। बिलाशुबह सर्दी का तो जोर है और आज लोग चाहे घर ईद मनाए चाहे बाहर ईद मनाए, तो है तो ईद का ही मौका है। एग्जैक्टली। बहुत से लोगों के लिए कल छुट्टी है ना, जैसे हमारे लिए छुट्टी है तो हमारे लिए ईद का ही समय है कि कल छुट्टी है, आराम से घर बैठेंगे। और बड़ी मुश्किलों से सर्दियां आती हैं और इसका ही इंतजार होता है कि काश 4 टेम्परेचर हो या 3 हो या 2, हम इंजॉय कर सकें। तो इंजॉय करना चाहिए। आज का दिन किस तरह अच्छा रहने वाला है स्टार्स के लिए? जनाब सबसे पहले हम बात करते हैं एरीज बुर्ज हमल वालों की। ठीक है। एरीज वाले जिनकी डेट ऑफ बर्थ 21 मार्च तक 20 अप्रैल, नाम का आगाज अलिफ लाम ऐन और छोटिये से होता है। आज का दिन का बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रहा है। आज के दिन की एनर्जी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कामयाबियाँ मिलेंगी। मैं समझता हूँ आज ये जज्बाती भी नज़र आते हैं और सुकून भी नज़र आता है इनके मामला से मुतल्लिका। अगर मैं एरीज वालों के आज के दिन की जॉब और बिजनेस की बात करूँ तो बिल्कुल ज़बरदस्त एनर्जी है। जॉब और बिजनेस से मुतल्लिका बड़े काम होंगे। और एरीज वालों की मोहब्बत से मुतल्लिका आज बात करूँ
तो एरीज वालों की मोहब्बत भी आज बड़ी जबरदस्त है। चलें जी, तो ठीक आज है। एरीज वालों के लिए तो मौजे मौजे होंगी होने इंशाल्लाह, वाली है, सही है, जबरदस्त ठीक एनर्जी है। है। और इनके लिए आज के दिन जो पढ़ने के लिए अमल है वो या अल्लाह या सलाम, ठीक है, ये 100 टाइम पढ़ें, इससे ठीक इनकी है। एनर्जी का बूस्ट होगा। आप इनकी बेहतर होगी। अच्छा, मैं चाहूंगी कि हम फटाफट कर लें बिकॉज हमारे पास वक्त थोड़ा है, तो हम सबको कैटर कर सके। टॉरस और जेमिनी का बता दें हाँ जी, हमें। टॉरस वालों के आज के दिन की एनर्जी की बात करूं तो टॉरस वाले थोड़ा सा नेगेटिव है, माजी की तरफ जाने की बजाय आगे का सोचें। ठीक है। और जनाब यहाँ पे इनको 12 बजे के बाद यानी 12 या 1 बजे के बाद कामों में मसरूफ हो जाएंगे, अच्छा, अच्छी एनर्जी मिल ठीक जाएगी। है। और टॉरस वाले आज पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ज़्यादा पानी पिएं। और सुबह के टाइम अच्छी एनर्जी नहीं है, लेकिन बाद में इनकी बाद बड़ी में अच्छी इनकी एनर्जी। अच्छी एनर्जी है। 14 वालों के जेमिनी। आज की दिन की एनर्जी पावरफुल एनर्जी है, अपॉर्चुनिटी ठीक है। है, बड़ी खबरें हैं। और यहाँ पे राब्ते भी बड़े ज़बरदस्त हैं बुर्ज जोधा के। और बुर्ज जोधा आज बहुत अच्छी एनर्जी के साथ, कामयाबी के साथ दिन गुजारेंगे। बेहतरीन दिन है बुर्ज जोधा का। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 21 मरतबा पढ़ें, एनर्जी को ठीक बूस्ट है। मिलेगा। कैंसर, कैंसर वालों के आज के दिन की एनर्जी की बात करूं, कैंसेरियन का बहुत ही जबरदस्त दिन है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है। और सेकंड कार्ड की एनर्जी इनकी ये है कि ये अपनी नींद वगैरह को पूरा करें, अपनी सेहत का ख्याल करें। थर्ड कार्ड, पैसों से मुतल्लिका कुछ चीजें, फजूल खर्ची से बचें। अगर फजूल खर्ची ज्यादा करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उसके बाद है जनाब मेरे पास लियो वालों के आज के दिन की बात करें तो लियो आज मुलाकातें हो सकती हैं, राब्ते हो सकते हैं, पार्टनरशिप हो सकती है। और लियो वालों के आज के दिन की एनर्जी की मजीद बात करें तो आज आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री का प्लान भी हो सकता है आज के दिन। और थर्ड कार्ड की एनर्जी ये है कि आज ख्वाहिशें पूरी होंगी, पैसे आएंगे। तो लियो का तो आज का दिन मौजें लगेंगी। आज का दिन अच्छा रहने वाला है लियो वालों का। लियो के बारे में हो गया, विर्गो के बारे में बताइए। विर्गो का आज का दिन कैसा रहेगा? तो विर्गो वालों की एनर्जी देखते हैं जी। विर्गो के पास तो आज बहुत ज्यादा काम है, बर्डन है, जिम्मेदारियां हैं जनाब। और सेकंड कार्ड की एनर्जी ये है कि जी कुछ नया भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा, तबीयत में बहुत ज्यादा निखार, अच्छा पहने, अच्छे कपड़े पहने। अगर लड़कियां हैं तो वाइट कलर, रेड कलर की और पिंक कलर की टून में इनकी एनर्जी को बूस्ट करेगी। और आज पार्क जा सकते हैं, अपना ख्याल कर सकते हैं। किसी से फजूल में लड़ाई झगड़ा और बहस नहीं करनी विर्गो वालों ने, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 21 टाइम आज के दिन इनकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। आगे हमारे पास आ जाता है लिब्रा। आज का लिब्रा। हाँ जी, आज का दिन लिब्रा वालों के लिए कैसा रहेगा? तो लिब्रा वालों के आज के दिन कोई डिसीजन ले रहे हैं, 2-3 ऑप्शन है माइंड में। आज के दिन कोई डिसीजन आ रहा है लिब्रा वालों का। ये किस तरह का डिसीजन हो सकता है? अपने कामों से मुतल्लिका एनर्जी बहुत जबरदस्त है, सन की एनर्जी है, कामयाबी रहेगी, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। थर्ड कार्ड ये है कि अगर ये गाड़ी वगैरह चला रहे हैं तो वो एहतियात से चलाएं, गाड़ी वगैरह चलाते वक्त अपना ध्यान ठीक रखें। स्कॉर्पियो की आज के दिन की एनर्जी खुशियां, कामयाबियां हैं, अपॉर्चुनिटीज है। और आज कोई पिकनिक, कोई फैमिली को वक्त दें। सेकंड कार्ड कहीं ना कहीं डबल माइंडेड भी हैं। किस बात की ये डबल माइंडेड हैं? स्कॉर्पियन कुछ चीज़ें चेंज करना चाहते हैं, इसलिए आज मशवरा करें कि आगे किस तरह मामला को बेहतर करना है। बिस्मिल्लाह का विर्द रखें। ठीक है। सेजिटेरियस की एनर्जी अच्छी नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी से फाइट नहीं करनी, बिल्कुल पोलाइट रहना है। सेकंड कार्ड ओवर थिंकिंग से बचना है। थर्ड कार्ड सेजिटेरियस, कोई बड़ी खबर मिल सकती है, उस खबर से मुतल्लिका एहतियात करनी है। कैप्रिकॉन वालों के आज के दिन की एनर्जी की बात करूं तो कैप्रिकॉन माली तौर पे अखराजात को कंट्रोल करें, ठीक है, ज्यादा फजूल खर्ची ना करें, सही है। सेकंड कार्ड कैप्रिकॉन मोहब्बत तो मिलेगी, ओए होए क्या मोहब्बत का कार्ड, लवर्स की एनर्जी है। और थर्ड अपने फालतैन अपने घर वालों के पास बैठे, अच्छा, फिर कामयाबियां मिलेंगी। लेकिन बहुत अच्छा दिन गुजरने वाला है, आपका दिन अच्छा गुजरने वाला है। ठीक है, आगे एक्वेरियस का बता दें। एक्वेरियस का आज का दिन कैसा रहेगा? तो एक्वेरियस आज प्लानिंग कर रहे हैं, उदास है, मुस्तकबिल की प्लानिंग में, बुजुर्गाना सोच है। और ये एनर्जी किस तरफ लेके जाए? अच्छा, थोड़ा सा मायूस है, अच्छा, जाना चाहते हैं, घर से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने आप को वक्त, एक्वेरियस, हाँ जी, अपने आप को वक्त देना चाहते हैं, सही है। और प्लानिंग कर रहे हैं, जाना भी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस है, वो ठीक करने के लिए डिस्टर्बेंस, चाहे घर है चाहे बाहर है, तो वो चाहते हैं कि मैं अपने आप को टाइम दूं, अपना वक्त बाहर गुजारूं और अपने लिए जीऊं। तो इनको आज का दिन अपने लिए जीना चाहिए। ये तो वैसे आपने एक्यूरेट बताया, मेरे बारे में, मेरा भी है। क्या बात है, बड़ा एक्यूरेट आपने बताया है। अच्छा, लास्टली पाइसेस का बता दें कि आज का दिन कैसा है? पाइसेस वालों का आज का दिन बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, एनर्जी बहुत जबरदस्त है, डायरेक्ट रीडिंग है, डायरेक्ट डीलिंग है, जिससे भी बात करेंगे डायरेक्ट करेंगे पाइसेस वाले। सेकंड कार्ड
अच्छी शुरुआत, अच्छी ठीक एनर्जी है। ठीक जानवरों को या जिस तरह बिल्लियों वगैरह को हाँ, दूध पेट्स दें, को। खाना ठीक डालें है। और हसद से बचें। डेवल भी मौजूद है, हाँ। हासदीन मौजूद हैं जो कि इनके काम रोक रहे हैं, तो उनसे पॉजिटिव बचना रहें। चाहिए। अच्छा, लास्टली ये बता दें कि आज किन लोगों को वैसे बचना चाहिए, कौन से ऐसे कार्ड्स आपको लगे हैं जिनका दिन आज थोड़ा सा गड़बड़ रहने वाला है? देखें जी, मैं समझता हूँ कैंसेरियन को बचना ठीक चाहिए है। और सेजिटेरियस को एहतियात ओके। करनी चाहिए, कैप्रिकॉर्न वालों को अच्छी एनर्जी है और एक्वेरियस वालों को भी बचना चाहिए। हाँ, ये 4 जो लोग हैं ना, थोड़ा सा एहतियात करें आज के दिन के हवाले से। बाकी आपका दिन अच्छा रहेगा, हमारा भी अच्छा दिन गुजरेगा। उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है, तो हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया दाऊद साहब कि आप आए और आज का दिन हमारा किस तरह का रहने वाला है दाऊद साहब ने बता दिया है। जनाब, सर्दियाँ आती हैं ना तो बहुत सारी चेंजिंग्स अपने साथ लेकर आती हैं, ख़ासतौर पर दर्दें लेकर आती हैं, और दर्द भी ऐसी कि जनाब जान ही नहीं छोड़ती है। और कमर दर्द एक ऐसी चीज़ है जिससे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ख़ासतौर पर ख़वातीन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जा रही होती है कि जनाब कमर दर्द जो है ना वो जा ही नहीं रही है। कुछ चली जाती है, हम मेडिसिन यूज़ करते हैं या फिर थोड़ी सी एहतियात करते हैं तो कहीं ना कहीं ठीक हो जाती है, लेकिन दोबारा से रीअकरेंस उसकी हो जाती है। तो कमर दर्द के अंदर एक्सरसाइज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, किस तरह की करनी चाहिए, पोस्चर आपका किस तरह का होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो। क्योंकि 2 तरह के लोग हमें मिलते हैं ना। एक तरफ लोग कहते हैं कि जी आप अगर मोबिलिटी ज़्यादा करेंगे अपनी बॉडी में तो ये चीज़ें आपकी हल हो जाएंगी, आपको दर्दें नहीं होंगी, आप एक्सरसाइज करें। उसी साइड पे लोग कह रहे होते हैं कि आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, ये दर्दें मजीद बढ़ जाएंगी। तो हमने करना क्या, इतनी कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट की जाती है? तो इस पर हम बात करेंगे। एक्सरसाइज भी आपको करके दिखाएंगे कि आप घर में रहकर किस तरह की एक्सरसाइज कर सकती हैं। रहमान अब्बास हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, फिटनेस एक्सपर्ट हैं, ट्रेनर हैं, जो हमें आज कमर दर्द के हवाले से बताएंगे। रहमान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? रहमान, कमर दर्द के हवाले से हमने बात करनी है कि सर्दियों में कमर दर्द, खासतौर पर खवातीन बहुत ज़्यादा इस प्रॉब्लम को फेस कर रही होती हैं। तो कमर दर्द के अंदर हमें करनी चाहिए एक्सरसाइज या नहीं करनी चाहिए, क्या हल है इसका? अच्छा सवाल है। करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। जो कहते हैं ना नहीं करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए क्यों नहीं करनी चाहिए। ठीक है। एक्चुअली वी कॉल दिस अ रिहैबिलिटेशन वर्क। इसको आप सिंपल वर्ड में कह लो कि एक्सरसाइज, बट ये रिहैबिलिटेशन है। आप अपने मसल को एक्टिवेट करते हो, लेकिन रीजन ये हमने जाननी है कि कॉज क्या बन रही है। ठीक है। क्या फैट है, एब्डोमिनल आगे है जिसकी वजह से आपके पोस्चर में फर्क आ रहा है, या कोई ऐसी जिंदगी में कोई इंजरी आई है जिसकी वजह से कुछ ऐसा इशू हो गया, तो उस हिसाब से आपको वर्कआउट शेप अप करना पड़ता है। बट सिंपल वर्ड है वर्कआउट, लेकिन हम इसको कहते हैं रिहैबिलिटेशन थेरेपी वर्कआउट, जिससे आपकी रिकवरी हो, मसल स्ट्रेंथनिंग हो। उसके साथ साथ आपने ये देखना कि आपका बॉडी वेट कितना है, मुझे इसको कितनी मोबिलिटी में लेके जाना है। सेकंड, आपकी डाइट कैसी चल रही है। डाइट आपकी खराब चल रही हो तो फिर आप उसको ठीक कैसे कर सकते हो। सही तो ओवरऑल आपको अपनी बॉडी को, अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना पड़ता है, तो तब जाके चेंजेस होती है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं नहीं करनी चाहिए, सामने आए तो हम साथ साथ एक्सरसाइज भी रहमान उन्हें बता देते हैं, और साथ के किस तरह इस ये मोहरों का मसला खवातीन और मर्दों में दोनों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो आइए फिर हम साथ साथ एक्सरसाइज भी अपने देखने वालों को बता देंगे कि अगर इस तरह का कोई मसला आपका होता है तो आपने, जिस तरह आपने बताया कि फिजियो टेप्स होती हैं, आपने उनका भी इस्तेमाल करना है। आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्समैन लगाते हैं। हाँ जी, वो लगाई होती है, उन्होंने पैचेस लगाए हुए होते हैं। हाँ, स्लोन स्पार्क के नाम से इजीली किसी भी मेडिकल, और ये वाले, ये इनका भाई भी यूज कर सकता है वो। एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, उसमें आपने इस तरह करना है कि मोरों का मसला है, ऑब्वियसली एक बड़ा सेंसिटिव एक इशू है। इसकी बेल्ट मिलती है, सपोर्टिव बेल्ट। आप एवरी टाइम तो एक चीज को लगा के नहीं रखेंगे, लेकिन अगर आपने डेली बेसिस काम करने तो उस बेल्ट का इस्तेमाल करें, किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। स्लोन स्पार्क टेप, आपने पैचेस होते हैं वो टारगेट एरिया पे आपने लगा देने हैं। और इसके साथ मैं बताऊं कि आपने कैल्शियम, विटामिन डी, जो बोन्स के कंप्लीट एक इंग्रेडिएंट्स हैं, उनका इस्तेमाल करना है। अगर आपने डॉक्टर से पूछना है तो उनसे पूछें, नहीं तो ऑस्टिकेयर एक सप्लीमेंट मिलता है बोन्स का, तो उसका इस्तेमाल पर डे 1 टैबलेट आप कर सकते हैं। बट एक्सरसाइज आपने बड़े एक रिदम के साथ करनी है, अंडर प्रेशर होके नहीं करना। अब सिंपल वे से मैं बता देता हूँ। आपने चाहे स्टैंडिंग पोजीशन में है, क्योंकि 2 ही पोजीशन बनेगी, आपकी सीटेड बनेगी या आपकी स्टैंडिंग पोजीशन बनेगी। ठीक है। अब उसमें
आपने सिंपल ये करना है, एक रिदम के साथ बहुत ज्यादा आपने मूव नहीं करना। आपने ऑयल अगर लगा लिया, ऑयल मैंने बताया, पैचेस लगा लिए नहीं, तो उसके बाद आपने एक रिदम के साथ, मैं इसको थोड़ा सा राइट पोजीशन में लेके चलूंगा। ओके, एक रिदम में 1 रिदम, ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हुए, इसका प्रेशर बैक पे आया। नाउ 1 एक रिदम, 2 3 4 5 एक रिदम के साथ। सिंपल, आपने चाहे बैक पे हाथ रख ले इस तरह एक रिदम के साथ, अगर नहीं तो एक हाथ के साथ एक नॉर्मल पोजीशन में आपने एक रिदम को मूव करना, अप एंड डाउन। रिहैबिलिटेशन वर्कआउट, मैंने पोस्चर को फ्रंट पे सपोर्ट किया ताकि आगे ज्यादा ना झुके, और एक हाथ से मैंने बैक को सपोर्ट किया एक रिदम के साथ। नाउ माय नेक्स्ट टर्न, सिंपल, एक रिदम के साथ हाथों से हेड डाउन, डाउन साइड आपने स्ट्रेच करना। 1 सिंपल, 2 3 4 5। अगेन मेडिकली इश्यू एक सेपरेट है, इसको हम कह रहे हैं रिहैबिलिटेशन। इसके साथ आपको फिजियोथेरेपी, टेप, ऑयल और बेल्ट की ज़रूरत है। ठीक है, ये आपने करना है, और ये फ्यू एक्सरसाइजेज है जिसको इजीली कर सकते हैं। अगर आप इसको फ्लोर के ऊपर या सीटेड पोजीशन में आप करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेज आपको बता देता हूँ। सिंपल, फ्लोर में पोजीशन, रिदम ऑन नीज, एक सिटेड पोजीशन बन जानी, आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। लेफ्ट साइड टर्न, राइट, उसके साथ एक रिदम में मूव राइट टू लेफ्ट, सेंटर स्पाइनल। अगर किसी एरिया में अगर आपको प्रेशर लगे तो वो एक्सरसाइज आपने स्किप कर देनी है, क्योंकि डिफरेंट इश्यूज मोबिलिटी हो सकते हैं। लेकिन मैं वो एक्सरसाइजेज आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो इजीली आप इसको कर सकते हैं। नाउ एक रिदम के साथ टर्निंग पॉइंट, एक रिदम बनेगी। 1 2 3 4 5। Simple. This exercise old school style. अजीब लगेगा लेकिन ओल्ड स्कूल है। अब पाँव वी शेप में, जितने आपके शोल्डर पोजीशन हैं उतने आपने वाइड कर लेने हैं। अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, हाथ डाउन, एक रिदम में बैठना है। वैसे ये फॉरेनर डॉक्टर्स भी आपको रिकमेंड करते हैं। हाथों को मैं अपोजिट ले गया हूं, क्रॉस में। नाउ मूवमेंट राइट टू लेफ्ट। अब इसको साइड पोजीशन में मैं बताता हूं। ये तो वो वाली एक्सरसाइज हो गई जो बचपन में एग्जैक्टली टीचर बाहर खड़ा करते थे, चलो मुर्गा बनो भाई। अच्छा, उसमें तो मुर्गा आपने प्रॉपर्ली शेप बने कानों को पकड़ लेना, मैं वहां तक ये थोड़ा मॉडर्न मुर्गा। यस एग्जैक्टली, थोड़ा ओल्ड स्कूल स्टाइल में। और इसको और मिक्स अप कर दिया। ओके, साइड मूवमेंट राइट टू लेफ्ट, राइट टू। ठीक, सारा प्रेशर बैक पे आ रहा है एक रिदम के साथ। यू नो, आपकी बैक, आप जितने मर्जी स्ट्रांग है, अगर आपकी बैक नहीं स्ट्रांग, यू आर नथिंग। सारे मसल, सारा वेट, हेल्थ इशू कनेक्टेड विद योर बैक। इसको आपको स्ट्रांग करना चाहिए, इसको आपने इजी नहीं लेना। अच्छा, इससे मुझे एक ये भी चीज़ आ गई याद, फॉरेनर्स ही खास तौर पर जब वो इस तरह की रिसर्चेस करते हैं, स्टडीज करते हैं, आपको याद होगा पहले जमाने में कमोड्स नहीं हुआ करते थे हमारे वॉशरूम्स में। पहले वो जो फ्लश, वो जो दूसरे वाला जिसको
इंडियन या इस तरह कहते हैं वो वाला हुआ करते थे, जिसमें इस तरह बैठ के आप वॉशरूम जाया करते थे, और उससे कहा जाता था कि आपकी कमर मजबूत होती है। अब हम चूंकि बहुत ज्यादा लेजी हो चुके हैं और हमने अब कमोड का यूज कर लिया है, तो वो आप सीट पे बैठकर आप मैं चैलेंज करता हूँ कि 10% को आप यहाँ रख लें, जिसमें से सिर्फ 2 ये कर सकेंगे। लुक लाइक अ इजी, या तो पेट आगे आ जाएगा, या तो आपकी हिप आड़े आ जाएगी, जो ये करने नहीं देगी। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं अपने जिम में भी लिटरली लोगों को कहता हूँ कि ये करके जरा दिखाए, तो उनके साथ हाफ मूवमेंट होती है। ओके, नेक्स्ट मूव, स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट, डाउन डाउन डाउन, ये फुट फिंगर टच करने। अगर मुश्किल हो रही है तो शिन मसल, ठीक, ओके, बेंड, ओके, अप, सही है, बेंड up, bend, up, overall back strengthening। ठीक है, इसको एक रिदम के साथ आपने करना। ओके, लास्ट एक्सरसाइज हम करते हैं, ठीक है, आपकी बैक स्ट्रेंथनिंग के लिए। ओके, मूव करें, 1 फुट फॉरवर्ड, 1 बैक। घुटने को आप फ्लोर पे भी लगा सकते हैं, हवा में भी रख सकते हैं। क्या किया जाए? फ्लोर पे लगा लें, उन लोगों के लिए इजी थोड़ा कर दें। ओके, सेम लाइक मूवी स्टाइल। ठीक है, टाइटैनिक वाला पोज बना लें। हाँ, एग्जैक्टली, चेन अप, ठीक, फ्रंट चेस्ट अप, बैक में आर्च, देन होल्ड, और आपने इसको थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड पोजीशन में करना। ओके, अगर इसको घुटने को हवा में रखते हैं, उठा के रखते हैं, तो देन दिस, ठीक है, एक रिदम के साथ। ओके, अगर आप नहीं भी रख सकते हैं तो आप सपोर्ट ले सकते हैं जमीन का। ठीक है, तो ये सारी चीजें इट्स ऑल परफेक्टिव और विद परफेक्शन इफेक्टिव एक्सरसाइजेस है, आप करें और बैक को स्ट्रॉन्ग करें। फिर हाँ, फिर हमें बताइएगा भी, फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आपको इनका कितना फ़ायदा होता है। रहमान अब्बास हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच रहमान कि आप आए और इसके ऊपर बात की कि हमने अपनी जो है ना कमर जो है ना उसको कितना मजबूत करना है, बैक को मजबूत किस तरह कर सकते हैं, उस हवाले से हमने आपको एक्सरसाइज बताई है। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ लाहौर के हवाले से बात करते हैं। अंदरून लाहौर हमारी तारीख का एक अहम सतून भी है, मगर मजंग, इचरा और सोडेवाल भी कदीमी मरकज़ में से एक कह लें कि तारीख़ी मकामात हैं। लेकिन लाहौर की आबादी की जो तारीख़ है वो 2000 साल पर मुहीत है। 19वीं सदी के वस्त तक लाहौर सिर्फ 12 दरवाज़ों तक मुहीत था। फिर 1850 में किंग एडवर्ड बनाने का प्लान बना तो यहाँ की आबादी को मजंग आबाद करने का प्लान आया। लाहौर में सांदा, संगिया भी शहर के अवलीन और कदीम इलाकों पर मुश्तमिल है। इचरा और सोडेवाल भी लाहौर के कदीमी इलाकों पर मुश्तमिल है। इचरा भी 1865 के अवाइल में आबाद होना शुरू हुआ था। मतलब इसकी भी तारीख बहुत पुरानी है, जिसके बारे में हम नहीं जानते थे कि इचरा भी इतना पुराना है। हमें ये लगता था कि जितना अंदरून लाहौर है ना, शायद यही एक तारीखी अहमियत रखता है। अदरवाइज़ लाहौर के साथ साथ जितने भी कह लें कि गाँव थे, देही इलाके थे, वो भी तारीखी अहमियत के हामिल है। तो उस पर हमने बात करनी है और इस पर बात करने के लिए वाजिद अमीर साहब ने हमें आज ज्वाइन किया है, जो कि शायर भी हैं, कॉलम निगार भी हैं और लाहौर के हवाले से बहुत दिलचस्पी रखते हैं। तो उनसे लाहौर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वाजिद साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वाजिद साहब, जिस तरह मैंने बात की कि हमें तो ये लगता था कि जो अंदरून लाहौर है सिर्फ वो ही कदीमी हैसियत रखता है, लेकिन उसके जो इतराफ में बाकी चीज़ें हैं, जिस तरह इचरा मैंने बात की कि 1865 में तब वो आबाद होना शुरू हुआ था, तो उसकी भी एक अहमियत है। फिर मजंग की, सोडेवाल की भी एक अहमियत है अपनी। असल में बड़े शहरों का सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि वो जब फैलना शुरू होते हैं तो अपने अतराफ़ के जो गांव होते हैं, देहात होते हैं, उन्हें भी मर्ज कर लेते हैं अंदर। लाहौर के साथ भी यही हुआ। लाहौर इतनी तेज़ी से फैला कि इसके अतराफ़ एक तरफ तो इसके रावी थी ना, उस तरफ तो वो बढ़ नहीं सकता था। सही है। रावी अपना रास्ता बदलता चला गया।
और जो रास्ते उसके बचते रहे वो लाहौर में शामिल होते गए। शायद आपके ये बात भी इल्म में होगी कि किले के साथ दरिया रावी बहता था। जी जी बिल्कुल। और ये भी ठीक है कि जहाँ ये मीनार पाकिस्तान है इसके साथ भी दरिया बहता था। इसको किसी ज़माने में बुढ़ा दरिया कहते थे। यहाँ पर हमने देखा है कि वो पुराना पानी वो मौजूद था जो बाद में गंदे नाले में तब्दील हो गया, जिसे बुढ़ा दरिया कहते थे। अच्छा। वो फिर गंदे नाले में तब्दील हो गया और फिर दरिया आगे चला गया। इसी तरह से ये जो साइड थी ना, जिधर मुजंग है और इचरा है, सोडीवाल है, सांदा है, ये इलाके जो थे ये गांव थे। और रफ्ता रफ्ता ये अंग्रेज़ दौर में बढ़ते बढ़ते शहर में शामिल होते चले गए। मुजंग की एक हिस्ट्री इस लिहाज से भी अजीब सी है कि जब ये किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और मेयो हॉस्पिटल बने हैं तो यहाँ लाहौर के बाहर जो आबादी बैठी थी अनारकली के पास नीला गुंबद में, इस सारी आबादी को यहाँ से उठाया गया और इनके घरों की जगह बहुत बड़ी बड़ी हवेलियाँ मुजंग में लाट की गई, बहुत बड़ी बड़ी हवेलियाँ। जी हाँ, जी हाँ। और ये भी दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि वो जो पुराने लोग हुआ करते थे तो कहते थे रस्सी से नाप के दिया ऐसे। हाँ, ऐसे बड़ी बड़ी हवेलियाँ लोगों को दी गई। और उसके बाद वो जो है ना वो ये मुजंग ज़्यादा जल्दी आबाद हुआ 1850 में। जी हाँ, 1860 के लगभग ये किंग एडवर्ड और ये बने थे। था ये असल में इसके करीब सबसे ज़्यादा जो था कब्रिस्तान था, एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान, मियानी साहब जिसे कहते हैं। हाँ। ये इस तरफ भी था, उस तरफ भी था। फिर नया मुजंग भी कब्रिस्तान पे बना। अच्छा। भावलपुर रोड भी इसी पे बनी। अच्छा, मुजंग जो है वो कब्रिस्तान की जमीन के ऊपर बना हुआ है। हाँ, ये भी लोग कहते हैं कि उसकी जमीन पे। ये इचरे तक था, मियानी साहब कब्रिस्तान। मुजंग जनाजगाह से लेकर इचरे तक था। और बीच में आबादियाँ पड़ती चली गई, कब्रिस्तान सुकड़ता चला गया। अब जितनी भी सूरत हाल इसके सामने वो हमारे सामने है, लाहौरियों के सामने है। इचरा के हवाले से वाजिद साहब कहा जाता है कि इसकी जो तारीख है, कुछ कहते हैं 1000 साल पुरानी है, कुछ तारीखी रिवायात हमें मिलती हैं कि 2000 साल पुरानी है इसकी तारीख। फिर कहा जाता है कि इचरा को राजा शाली ने आबाद करने के लिए बुनियाद रखी थी और हिंदुओं की तारीखी इमारत भेरू का आस्थान भी इचरा में ही वाक़या था। बिल्कुल है। बिल्कुल। तो इस हवाले इचरा के हवाले से हमें बताइएगा। इचरा मौजा इचरा था पहले। अच्छा, मौजा गाँव। मुजंग भी यही था, सोडीवाल भी यही था। ये गांव थे जो लेकिन कदीम गांव थे, बहुत कदीम गांव थे। लाहौर के अतराफ़ में होने की वजह से इनकी आबादी भी बहुत ज़्यादा थी और अच्छे खासे मारूफ गांव थे ये सारे के सारे। उसके बाद जो पहली आबादी जो अंग्रेज़ ने बाज़ाब्ता तौर पे बनाई वो कृष्णनगर की आबादी बनाई, इस्लामपुरा वाल सिटी के बाद जो आबादी बनाई गई वो कृष्णनगर की थी, जो सेक्रेटेरिएट की बैक साइड पे बनाई गई। सही है, ठीक है। इसलिए कि वो उसमें ज़्यादातर सरकारी मुलाजमीन के लिए जगह बनाई गई। इसके अतराफ़ में दरिया का बंद था। हाँ। और गांव था, सांदा वगैरह ये सब गांव थे, छोटे छोटे से गांव थे। तो बंद इसको बचाने के लिए ही बंद बनाया गया, इस आबादी को बचाने के लिए। तो कृष्णनगर की आबादी बनाई गई और बड़ी प्लानिंग के साथ जो लाहौर की वाल सिटी के बाद जो बड़ी अच्छी आबादियाँ जो वो कृष्णनगर की थी। उसको बनाया गया, प्लानिंग के साथ बनाया गया। आज भी वो उसकी गलियाँ और सड़कें सारा कुछ वो प्लानिंग के साथ वही वाली है। इल्ला माशाल्लाह कि उसमें जो 10 मरले के घर थे वो 2-2 मरले के हो गए। ये जो तब्दीली अब आई है ना, और जो 1 मंजिला 2 मंजिला घर थे 4-4 5 मंजिला हो गए। 2 मरले का घर 4 मंजिला 5 मंजिला। जब उन्होंने मुजंग में उन्हें इतनी बड़ी हवेलियां बना के दी थी, वो भी अब छोटे छोटे घरों में तब्दील हो गई है। वो भी 1.5 मरले के घरों तब्दील हो चुके हैं। वो भी सारे खानदानों के बढ़ने से, फिर आबादी के बढ़ने से। हाँ जी। तो ये तब्दीली तो आती है। इसी तरह से कृष्णनगर पे भी इस आबादी का और कृष्णनगर की आबादी तकसीम के बाद, मुल्क बनने के बाद उन लोगों को ज़्यादा अलाट हुई थी जो लोग
सरकारी मुलाजिम थे, पढ़े लिखे लोग थे। अच्छा। उन लोगों को ये आबादी ज़्यादा अलाट की गई जो वहाँ से महाजिर होकर आए थे पंजाब से, यूपी से। ठीक है। उन्हें ये आबादी ये आज़ादी के बाद वाली आज़ादी के सिचुएशन बाद, है। और ठीक फिर है। ये यहाँ के जो लोग थे वो मोस्टली वो लोग थे जो सरकारी मुलाजिम थे, पढ़े लिखे थे। हाँ, अलबत्ता इससे ज़रा सा थोड़ा सा आगे वो क्वार्टर ज़रूर थे जिन्हें चुबुर्जी क्वार्टर कहा जा सकता है, जो महकमा डाक के मुलाजमीन के पास थे। अच्छा। तार घर, अच्छा तार घर का तो सिस्टम ही ख़त्म हो गया। किसी ज़माने में तार हुआ करता था, किसी तार जिसको खत कहते हैं ना, तार भेजा जाता था और टिक टिक करके वो वहाँ उनको मिल जाता था। सिर्फ मैसेज मिलता था कि कोई फौत हो गया या कोई खुशी की खबर। अच्छा। वो तार का सिस्टम हमारे सामने आया और ख़त्म हो गया। वो फ़ोन ने उसको ख़त्म किया। वो खत वाला सिलसिला नहीं है, खत और है खत और चीज़ है, और ये तार और है। होता था। अच्छा। जी हाँ, वो कुछ लफ्ज़ होते थे, कोड वर्ड होते थे जो वहाँ दूसरी जगह पर, दूसरे शहर में खोले जाते थे और उनको ये तब का कह लें कि एसएमएस का ये था ना, एसएमएस की तरह कि यहाँ से बैठे हुए आपने वो उधर भेज दिया तार। वेरी नाइस। तो वो तार किसी के घर को इमरजेंसी को खबर पहुँचानी होती कि फ़लाँ दिन मैं आ रहा हूँ या फ़लाँ साहब फौत हो गए, तो वो फ़ौरन वहाँ पहुँच जाती थी और उनके घर तक पहुँच जाती थी। अच्छा, उसमें एक और दिलचस्प बात ये है कि जब तार किसी के घर जाता था ना, अगर वो उसमें फटा हुआ होता था, पता लग जाता था कि बुरी खबर है ये, ऐसे होता था। हाँ, तो ये वो उन मुलाजमीन के लिए ये चुबुर्जी क्वार्टर और ये इस किस्म की। फिर आगे सोडीवाल था। फिर इसके अलावा तो जो हमने देखा है, हर तरफ हमने खेत ही देखे हैं। अच्छा। सारे लाहौर के अतराफ़ में, मतलब जो कृष्ण नगर था उसमें भी थोड़ी सी आबादी वो थी, संत नगर, कृष्ण नगर की। बाकी तमाम के तमाम खेत थे और आगे बंद था, फिर दरिया था। यही कुछ था लाहौर। इतना खूबसूरत, इतना हसीन था, इतना सरसब्ज़ था। और अब तो कहीं पर हमें ना ही नजर आती है खाली जमीन, ना ही हमें सरसब्ज़ो शादाब जो खेत हैं वो नजर आते हैं। हमें सिर्फ आबादी ही नजर आती है, कंक्रीट का जंगल नजर आता है लाहौर में। कभी प्लानिंग की नहीं, कभी सोचा नहीं कि इसको किस तरह से हम मुनज़्ज़म तरीके से प्लानिंग से इसको बना सकते हैं। नहीं किया गया। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अंदरून के बाद जो सबसे पुराना इलाका है वो मुजंग है। मुजंग। तो लाहौर के ऊपर कुछ तो लिखा होगा आपने, लाहौर की तारीख के ऊपर कुछ तो लिखा होगा आपने। हम चाहते हैं कि हम वो सुने। वो एक तवील नज़्म है, वो मुझे ज़रा ढूंढनी पड़ेगी कि मैंने कुछ 2-4 अशार जो आपको, जो कुछ भी आपको याद हो लाहौर के हवाले से, वो हमारे साथ, हमारे देखने वालों के साथ शेयर करें। वैसे तो हमारे वो दोस्त का एक शेर भी है ना उसका। मैं एक दो शेर आपको लाहौर के हवाले से ढूंढ के सुनाता हूँ। तो वो, जिंदगी दे तुम्हें फुर्सत कभी आना लाहौर, जिंदगी दे तुम्हें फुर्सत कभी आना लाहौर, नए लाहौर में ढूंढेंगे पुराना लाहौर। क्या बात है। नए लाहौर में ढूंढेंगे पुराना लाहौर, दिन बताएंगे कहाँ कौन कहाँ रहता था, दिन बताएंगे हमें कौन कहाँ रहता था, शब बताएगी बना कैसे फसाना लाहौर। क्या बात है। शब बताएगी बना कैसे फसाना लाहौर, दिल फरोशों की कमी गाहें भी होती हैं यहीं, दिल फरोशों की कमी गाहें भी होती हैं यहीं, दिल जदों से कभी मिलना हो तो आना लाहौर। क्या बात है। दिल जदों से कभी मिलना हो तो आना, हम इसे सौंप के जाएंगे नई नस्लों को, हम इसे सौंप के जाएंगे नई नस्लों को, हम ना चाहेंगे किसी तौर गंवाना लाहौर, हम ना चाहेंगे किसी तौर गंवाना लाहौर। ऐसे गैरों की पजीराई कहाँ होती है, ऐसे गैरों की पजीराई कहाँ होती है, जैसे हर एक पे लुटाता है खजाना लाहौर। क्या बात। जैसे हर एक पे लुटाता है खजाना लाहौर, सब घरों के यूं ही दरवाजे खुले रहते थे, सब घरों के यूं ही दरवाजे खुले रहते थे, पहले होता था सभी एक घराना लाहौर, पहले होता था सभी एक घराना लाहौर, बढ़ के मेहमान नवाजी में है ये जिंदा दिलान, बढ़ के मेहमान नवाजी में है ये जिंदा दिलान,
अच्छा लगता है हमें सबको दिखाना लाहौर। क्या बात है, वाह अच्छा जी। लगता है हमें सबको दिखाना लाहौर। बेशक ऐसी है लाहौर, ऐसा ही है जनाब। लाहौर के लोगों का पूरी दुनिया में चर्चा, जिंदा दिलाने लाहौर, इसलिए तो कहा जाता है कि वो खुशी खुशी जो है ना लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, उनको जो है ना वो अपना लाहौर दिखाते हैं, उनकी मेहमान नवाजी करते हैं। यही तो बात है लाहौर की, कि जो लाहौर में एक दफा आता है ना वो वापस नहीं जाता। बेशक 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 ऐसे ही है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो लाहौर की तारीखी हैसियत है उसको बरकरार रखा जाए, उसका जो एक मकसद था और रिवाइवल उसका आए। अंदरून लाहौर को वैसे भी वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी जो है बहुत सारी काविशें कर रही होती है। जो पंजाब हुकूमत है वो भी काविशें कर रही है कि जो तारीखी इमारतें हैं, तारीखी मकामात हैं, उनको दोबारा से जो है ना उनकी हैसियत बहाल की जाए। पूरे लाहौर में इस हवाले से काम भी चल रहा है आज़मीनो। तो हम भी कोशिश करते हैं कि जनाब लाहौर की हैसियत को बरकरार रखा जाए, लाहौर की अहमियत को उजागर किया जाए हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, हमारे एक्सपर्ट्स जो मेहमान आते हैं उनके थ्रू। तो वाजिद अमीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, शायर हैं, कॉलम निगार हैं, लाहौर के हवाले से बहुत दिलचस्पी रखते हैं। उनसे आज हमने बात की है, आपकी मुलाकात कराई है। वाजिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए और लाहौर के हवाले से हमें आपने बताया है। दमा होता क्यों है, ये बीमारी कैसे फैल रही है, कैसे लगती है, इसकी वजूहात क्या हैं, और अगर दमा हो जाता है तो उसके बाद आपने एहतियात क्या करनी है, इसका ट्रीटमेंट किस तरह होता है, इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर हमने बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर सलमान काज़मी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि मेडिकल एक्सपर्ट हैं। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? डॉक्टर साहब दमे के हवाले से हमें बताइए, दमा क्या होता है, ये मर्ज क्या है और किस तरह लाहक होता है? देखिए जी, आम आदमी की जो अंडरस्टैंडिंग है दमे के बारे में वो ये है कि एक सांस ख़राब हो जाना, जिससे वो सोचता है कि जी मेरा सांस ख़राब होने लग गया। ख़ास मौसम में यूजुअली लोगों को ये मसला होता है कि उनके फेफड़ों से सीटियों की आवाज़ आने लग जाती है और वो कहते हैं कि जी सीटियाँ बज रही हैं। अक्सर अस्पतालों में जब वो आते हैं तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये सांस ख़राब हुआ है और सीटियाँ बजने लग गई हैं। उनकी अंडरस्टैंडिंग दमे के बारे में ये बेसिकली एक जो अल्लाह ताला ने एक हवा की नाली बनाई है, इसके आगे छोटी नालियाँ, उसके आगे वो खून की नालियों के साथ मिक्स होकर पूरी बॉडी में फेफड़ों से ऑक्सीजन जाती है। ये उन नालियों के अंदर जो एक हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, जिससे एक वो तंग हो जाती हैं और उससे जब वो तंग होती हैं तो एक सीटियाँ बजने लग जाती हैं और उससे एक दमे का अटैक जिसको वो कहते हैं हो जाता है। बहुत सारे स्मोकर्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनके फेफड़े ख़राब होने लग जाते हैं और उनको भी इस किस्म के अटैक होते हैं, मगर वो बेसिकली दमा नहीं होता, वो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ होती है जिसके अंदर फेफड़े बड़े हो जाते हैं और उसमें भी इस तरह सांस की ख़राबी के साथ। ये जो आजकल का मौसम चल रहा है सर्दियों का, इसमें बेतहाशा लोग जो हैं वो अस्पतालों का, क्लिनिकों का, प्राइवेट अस्पतालों का रुख करते हैं सांस की ख़राबी के साथ। कई लोग तो इसलिए होते हैं कि उन्हें दमा होता है और कुछ लोग आजकल एक नया वायरस कोई आया हुआ है शहर में, इन्फ्लुएंजा की प्रॉब्लम एक टाइप है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो नमूनियाज के साथ अस्पतालों में आ रहे हैं, बच्चे भी और बड़े भी, और इसमें उनका सांस भी ख़राब होता है, उन्हें बुखार भी होता है साथ। और दमे के मरीज़ ख़ास तौर पे इस नमूनिया से या इस वायरस से प्रोन है, यानी कि उनको ये ज़्यादा जल्दी लग सकता है और उनको नमूनिया भी कॉज कर सकता है, ये जो वायरस है इन्फ्लुएंजा का। रीजंस क्या है, मतलब जिनियाती तौर पर है या फिर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं? कुछ तो एक जिनियाती तौर पे भी आप कह सकते हैं और कुछ ये कि आप एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे कुछ लोग हैं जिनको कोई ख़ास दवाई खाने से एक दमे का अटैक हो जाता है, कुछ लोग हैं जिनको कोई फूड एलर्जी है, जिसको वो खाना स्पेसिफिक खाएं तो उनको दमे का अटैक हो जाता है, कुछ लोगों को अंडा खाने से ऐसा हो जाता है, तो कुछ लोग हैं ऐसे जिनको कोल्ड से हो जाता है, बाहर जाते हैं वो जब कोल्ड एयर उन्हें लगती है तो वो उससे उन्हें अटैक हो जाता है दमे का। और इस तरह के मल्टीपल फैक्टर्स हैं, कुछ इन्फेक्शन से उन्हें प्रेसिपिटेट हो जाता है अस्थमा का अटैक। और इस सब के लिए ये ज़रूरी है कि देखें जो दमे का मरीज़ होता है ना, वो एक तो वैक्सीनेशन अपनी साल में लाजमी करवाए, जैसे इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है वो लाजमी लगवा ले, न्यूमोकॉकल वैक्सीन है वो लगवा ले, ताकि उसको इन्फेक्शन ना हो एक्सटर्नल। और इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन WHO की तरफ से हर 6 माह बाद नई आती है और वो मतलब जो जिन लोगों ने पिछले साल लगवाई थी अब वो नया साल शुरू हो गया, वो फिर लगवा लें, आ गई है नई वैक्सीन। अच्छा, आगे तो वो लगवा सकते हैं। उसके अलावा जो एलर्जीज, जिस चीज़ से आपको एलर्जी होती है उससे लाजमी अपने आप को बचाएं। आजकल बहुत ज़रूरी है कि मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि
अगर एक बंदा है जिसको इन्फ्लुएंजा वायरस है, वो खांसी कर रहा है बार बार और छींके मार रहा है, तो वो आपको, अगर आप 2 मीटर के अंदर अंदर उसके हैं तो आपके अंदर भी सांस से चला जाएगा, वो हवा में उड़ता हुआ। जब वो आपके अंदर जाएगा फिर आपके अंदर जाके दोबारा प्रेसिपिटेट कर देगा वायरल इन्फेक्शन, तो उससे आपको और छींकें और एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसलिए मास्क का इस्तेमाल करें, कोशिश करें गर्म जगह पे रहें। बहुत ज़्यादा ठंड है, जिन दिनों में धूप नहीं निकल रही है बाहर ना जाएं। अननेसेसरी बच्चों को सड़कों पे ना लेके जाएं। जब सुबह स्कूल लेके जा रहे हैं बच्चे को, तो मोटर बाइक पे बिठाने की बजाय उसको स्कूल वैन में घुसा दें, ताकि वो बंद होगी तो चलो उसे डायरेक्ट हवा नहीं पड़ेगी। तो इस तरह की छोटी छोटी एहतियातें जो हैं उनसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। खास तौर पे एक बंदा खांसी कर रहा है, देखें पहले बच्चों को स्कूलों में सिखाते थे कि आपने मुंह पे हाथ रख के खांसी करनी है या रुमाल रखना है छींक मारते हुए। ये मैनर्स खत्म होते जा रहे हैं। बाहर भी मैं देखता हूँ लोगों को, वो थूक रहे हैं वहीं पे इधर उधर और छींके मार रहे हैं, दूसरे बंदे का ख्याल नहीं करते, बिल्कुल मुंह पे उसके खांसी कर रहे हैं ताकि चलो अगर हमें कुछ है तो इसको भी लग जाए। तो ये इन छोटी छोटी एहतियातों से अगर लोग हाथ रख ले मुंह के आगे, छींक मारते हुए कर लें। प्लस ये जो इन्होंने बार बार छींकों का कहा, कई दफ़ा ये एलर्जी टाइप हो रही होती है आपको। स्मॉग का फैक्टर भी है इस शहर में, पता नहीं आरे वाला में है या नहीं, वहाँ भी होगा, क्योंकि आपको फिर बार बार अपनी नाक को धोते रहना चाहिए पानी से। एलर्जी और दमा या इसको एस्थमा भी कहा जाता है, इनमें फर्क क्या है? ये एक ही चीज के नाम है, एलर्जी की वजह से एस्थमा, दमा, इसको मिक्स नाम लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए बीमारी है, उसके नाम डिफरेंट हो गए, लोगों ने अपने हिसाब से नाम रखे हुए हैं इसके, और जो उन्हें सूट करता है वो उसको उस तरह कह लेते हैं। मगर ये जो मास्क का इस्तेमाल है ये आपको बहुत ज़्यादा, आप देखें बहुत सारे लोग हैं जो आपको भी शहर में एक मास्क लगाए हुए नजर आते हैं आजकल, हाँ। और वो वही लोग हैं जो थोड़ा प्रोन है, जिनको पता है कि यार हमें सांस का मसला हो सकता है, तो हम अपना एहतियात खुद ही करें। और तो ऐसे लोग क्या करें जिनको डायबिटीज भी है, फिर उनको दमे का, एलर्जी का भी मसला है, और जिस तरह वो बता रहे थे, तो वो तो ज्यादा फिर कॉशियस होना चाहिए ना इन लोगों को। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मल्टीपल बीमारियां, डायबिटीज है, गुर्दों का मसला है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को कोई ऐसी सूरत हाल में अगर नमूनिया हो रहा हो ना तो वो ज़्यादा खतरनाक होता है, और उसके लिए शायद कई दफ़ा टीके भी लगाने पड़ते हैं, आईवी एंटीबायोटिक्स खिलानी पड़ सकती हैं, लगानी पड़ सकती हैं साथ, तो इसलिए वो किसी डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें। अच्छा। कई दफ़ा डायबिटीज़ के साथ अगर आपको डायबिटीज़ है और कोई चेस्ट पेन हो रही है तो कोई दिल का मसला भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो सांस की वजह से ही हो रहा हो, तो उसको फौरी तौर पर किसी मुस्तनद डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली कि अवामुन नास ने अपने बाकी चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है, महंगाई भी इतनी ज़्यादा है, तनख्वाहें भी नहीं है, तो लेकिन फिर भी अगर आपकी सेहत बरकरार रहेगी तो बाकी सारी ज़िंदगी आपकी अच्छी गुजरेगी। अच्छा, ये मुझे बताइए कि क्या दमा जानलेवा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जानलेवा। इसके अंदर अगर स्टेटस एस्थमेटिकस एक अटैक होता है जिसमें सांस की नालियाँ इतनी तंग हो जाती हैं कि उसके बाद वो सांस ठीक ही नहीं होता, ऑक्सीजन इंसान की कम होती जाती है, 93 से कम होती है, 80 पे चली जाती है, 70 पे चली जाती है, मरीज़ वेंटिलेटर पे चला जाता है, मर भी सकता है। इसके अंदर तो एक्सपर्ट इलाज की ज़रूरत होती है। आपको एक हॉस्पिटल में फौरी तौर पर, अगर किसी का सांस ख़राब हो गया, वो अपने लोकल इनहेलर वगैरह उसके पास हैं, वो उसको इस्तेमाल कर रहा है, उनसे नहीं फ़र्क पड़ा, तो विदाउट डिले अपनी ऑक्सीजन, बहुत सारे जो दमा के मरीज़ हैं उनके पास अपने वो ऑक्सीजन सैचुरेशन प्रोब भी हैं जो उंगली पे वो सेल वाले लगा लेते हैं, और उससे वो चेक करते हैं कि कितनी ऑक्सीजन है मेरी। तो अगर किसी की 93 से कम हो रही है रूम एयर पे, तो उसको फौरी तौर पे अस्पताल जाना चाहिए और किसी स्पेशलाइज्ड सेंटर पे पहुंचना चाहिए ताकि उसको इलाज मुआवजा सही मिल सके, क्योंकि जब आपकी ऑक्सीजन जिस्म में कम होने लग जाए तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता कि आप बस घर ही पड़े रहें और ये सोचते रहें कि कोई मसला नहीं, अभी मैंने इनहेलर ले लिया, अभी मैंने डेल्टा कॉटल खा लिया, मैंने ये गोलियाँ टीके लगवा लिया, खुद ही ठीक हो जाएगा। अच्छा। ख़ास तौर पर जो नमूनिया के मरीज़ हैं जिनके अंदर फेफड़ों में एक निशान बन जाता है वाइट रंग का, या जिसका नज़र आ रहा है कि ये नमूनिया का पैच बन गया है, उसको लाजमी हॉस्पिटल जाना चाहिए। कई लोगों को ये भी यहाँ पे एक अलमिया है कि लोग कहते हैं कि घर में टीके लगवा लेंगे और घर में मैनेज कर लेंगे, ये घर पे मैनेज करने वाली बीमारी नहीं है, आपको डॉक्टर के पास जाना लाजमी है। और दूसरा ये भी कि लोग इनहेलर से बहुत ज़्यादा डरते हैं कि दमे में कि हमें इनहेलर ना लगाएं, लोगों को पता चल जाएगा। इनहेलर कितना काम करता है इस खास तौर पर सिचुएशन में अगर आपको दमा हो जाता है, और क्या शुरू से ही इनहेलर यूज़ करना चाहिए या लास्ट स्टेज पर जाके इसका यूजेज बढ़ जाता है? देखें, जो इनहेलर है ना वो 2-3 किस्मों के इनहेलर हैं। कुछ तो इनहेलर हैं जो कि बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं और वो मतलब अमीर आदमी अफोर्ड कर सकता है, गरीब तो वो ले ही नहीं सकता। गरीब आदमी को आप इनहेलर देते हैं तो वो कहता है मुझे गोलियां दे दो, क्योंकि मैं गोलियां सुबह शाम खा लूंगा और उससे अपना मैनेज कर लूंगा, मगर इनहेलर मेरे से नहीं होता मैनेज, खर्चा ज़्यादा है। कुछ और इनहेलर हैं जिनमें कैप्सूल है, पाउडर है, उसको तोड़ के आप सक करते हैं तो वो 600 रुपये या इस तरह आपको पड़ता है, मतलब 10 दिनों का, और आपको एक बड़ा सस्ता पड़ता है। बहुत सारे लोग जो वो वाले भी यूज़ कर रहे हैं। अब डिपेंड करता है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं इनहेलर भी जो परमानेंटली रहेगी आपको पूरी ज़िंदगी। आपको अटैक होगा तो आपको ज़रूरत है, वरना हर वक्त तो आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप वैक्सीन लगवाएं, एहतियात करें तो आपको अटैक्स नहीं होंगे।
और क्रॉनिकली जो है एक बीमारी कंट्रोल में आ जाएगी। जब कंट्रोल में रहेगी तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको साल में 1 दफ़ा कभी ज़रूरत पड़ती है, 2 दफ़ा। तो ये है कि जितना एहतियात करेंगे, अगर आपको दमे का मसला है तो वैक्सीन लगवाएंगे, मेडिसिन का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे जो डॉक्टर ने बताया होगा, तो ये आपके लिए ख़तरनाक नहीं होगा। लेकिन अगर आप जो चीज़ें एहतियात नहीं करेंगे जो हमने आपको बताई हैं, तो ये जानलेवा भी बीमारी हो सकती है। डॉक्टर सलमान काज़मी हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर सलमान, थैंक यू सो मच कि आप आए, इसके ऊपर बात की। ब्रेक लेते मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।